ऑटोइम्यून डिजीज़ बोलते हैं, बॉडी में जो इम्यून मैकेनिज़्म है, वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है ह्यूमन की। कभी भी कोई इन्फेक्शन आता है, उससे फाइट करता है। लेकिन सर्टेन सिचुएशन ये होती है, जब ये अपने एंटीजन को, अपने टिश्यू को ही एबनॉर्मल फॉरेन समझने लगता है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। जो आपकी इम्यून सेल्स हैं, वो आपकी टिश्यू को अटैक करने लगे। जब ये अटैक करेंगे, ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीज ऑटोमेटिक दे विल अटैक एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। एक थोड़ी सी मिथ होता है, सब लोग बोलते हैं सिर्फ जॉइंट्स की होती, नहीं। ये आपके लंग्स को, हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को, मसल्स को, आईज को, सारे पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, क्योंकि सब जगह आपके एंटीजन रहते हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं और जो हाइपर एक्टिव सेल्स हो गए हैं, वो उसको अटैक करेगा। उसको हम वेरियस सिंड्रोम में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए जो सबसे कॉमन लोग मानते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसमें ये एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज बनने लगते हैं, वो जॉइंट्स को अटैक करते हैं प्रीडोमिनेटली। बट इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ वो जॉइंट क्यों अटैक करेंगे। प्रीडोमिनेंट मतलब पेशेंट को पेन होता है इसलिए जल्दी आते हैं, लेकिन यदि कंट्रोल में नहीं रहे तो बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करते जाएंगे। इस तरह के पेशेंट में आंखों में सूखापन, मुंह में सूखापन, फेफड़े सिकुड़ना, हार्ट फेल करना, किडनी, बहुत सारी बातें आने लग जाएंगी। तो ऑटोइम्यून डिजीज हम सभी कंडीशंस में स्क्रीन करते हैं। किसी को सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है? फीवर। फीवर में इन्फेक्शन वगैरह सब बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं। लेकिन एक मेजॉरिटी जो फीचर्स होते हैं वो ऑटोइम्यून डिजीज के भी हो सकते हैं। उसमें फीवर आया, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट आने लगती है। उनको किसी को फीवर के साथ स्किन रैश आ गया, किसी को जॉइंट्स पेन आ गए, किसी को आईज में प्रॉब्लम आ गया, किसी को लंग्स में नोड्यूल्स, इफ्यूज़न आने लगे, हार्ट के चारों तरफ झिल्ली में पानी, और जिसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूज़न बोलते हैं, वो सब आने लगे। इसका एक कारण ऑटोइम्यून डिजीज होता है। इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें सस्पेक्ट करना, इवन फॉर द क्लिनिशियन, क्योंकि अभी आपने अवेयरनेस इन द जनरल पब्लिक बोल रहे हैं, ये अवेयरनेस अभी डॉक्टरों में भी कम है। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? यदि फीवर हुआ इन्फेक्शन से, आप एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। यदि ऑटोइम्यून के कारण हुआ, हमारे को इम्यूनोसप्रेसेंट देके इम्यून सेल्स को सप्रेस्ड करनी होती है। दोनों डिफरेंट हो जाता है। यदि इन्फेक्शन रहा, आपने इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक स्टेरॉयड, मेथोट्रेक्सेट, तमाम तरह की दवा, वो आप यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो इसलिए इसमें एक्सपर्टीज रहना बहुत ज़रूरी है। और इस कंसर्न में वेदांता में वी गॉट दिस फैसिलिटीज। जो हम गुरुगांव में वेदांता से यहाँ आते हैं, तो हमारी वहाँ से यहाँ पर इंटरनेट है। यदि मेडिसिन में किसी भी पेशेंट्स के बारे में यहाँ के लोगों को, इनकेस हम यहाँ नहीं भी हैं, तो वो वहाँ पर हमसे वीडियो से बात कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंड है, वेदांता की जो लैब इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ के लिए है, ये बहुत अच्छी बनाई गई है। कुछ टेस्ट तो हम यहाँ कर लेते हैं जो रूटीन, और जो रेयर टेस्ट होती है जिसमें एक्सपर्टीज चाहिए, उसके लिए सैंपल हमारे को वेदांता मिल जाती है। बेनिफिट इसमें पेशेंट को ये हो रहा है कि उनको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं। ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफ़ी कम हो गया। यहाँ इन्वेस्टिगेशन, जैसे आप लोग को मालूम होगा, वेदांता की इन्वेस्टिगेशन काफ़ी सस्ती है और CGHS रेट पे की जाती है। लूपस इज अगेन वन ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज। हम इसको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज बोलते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन देखी जाती है, जो कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं, इसमें स्किन में रैश आ जाती है, फेस पर ज़्यादा रहता है, धूप में जाने पर ना फोटो सेंसिटिविटी, रैश बढ़ जाते हैं, रंग काला होने लगता है, बुखार कॉमन फीचर्स इसमें आते हैं। इसमें ब्लड काउंट्स कम होने लगते हैं। उसी तरह से जैसे हमने जनरल ऑटोइम्यून डिजीज, इट कैन इन्वॉल्व एनी पार्ट। जो कॉमन और जो ज़्यादा सीरियस इसमें आती है,
वो किडनी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, जिसको हम लूपस नेफ्राइटिस बोलते हैं। उसी तरह से किसी को ब्रेन में आ गया, उसमें दौरे वगैरह आते हैं, स्ट्रोक आ जाता है, मेनिंजाइटिस आ जाती है, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ है, जिसको डिफरेंशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इसको यदि एक बार हमने पकड़ लिया, ठीक से अर्ली डायग्नोस्ड हो गया, हम इसको एकदम नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल पर्सन की तरह। इफ़ यू आस्क मी कि हम इसको क्योर कर देंगे, जैसे मलेरिया में आपने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट के बाद मलेरिया, ये इसमें हो नहीं पाती है अभी। लेकिन जो ट्रीटमेंट है उससे उस सेल्स को हम सप्रेस करके रखते हैं, फिर बॉडी अपने आप उसको अडेप्ट करके कंट्रोल कर देता है। लेकिन इफ़ यू आस्क मी कि कैन वी क्योर 100%, जैसे आपने बोला लूपस, हम नहीं बोलते हैं, बिकॉज दे कीप ऑन रिलैप्सिंग। जैसे दवा कम करते हैं फिर से वापस आता है, तो हम इसको थोड़ी सी मेंटेनेंस थेरेपी पर रखना पड़ता है। ठीक है, तो लूपस में जिस तरह की ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट होती है वैसा करते हैं। पहले के टाइम में ये सारे डिजीज़ हम लाइलाज कर दिया, अब ऐसा नहीं। तो कितना भी है, अनलेस की काफ़ी डैमेज हो गया तब तक बहुत कुछ नहीं कर सकते। बट हमारे पास मेडिसिन बहुत तरह की है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसकी कीमत एक डोज की 1 लाख रुपए तक आती है, वो सब यूज़ होती है, सब लाइसेंस्ड है और सब हम यूज़ करते हैं। दीज आर रूटीन रिटर्न पर कॉस्टली है, इसको बायोलॉजिक्स भी बोलते हैं, हम यूज़ करते हैं। लूपस का एक तो बुखार हुआ, स्किन रैश हो गई, किसी किसी को जॉइंट्स पेन आता है, किसी किसी को यूरिन में तकलीफ आ रही है, किसी से चेस्ट पेन हो रहा है, वो में भी पानी भर जाता है फेफड़े के आजू बाजू, हार्ट के आजू बाजू, सो आपके सारे पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। किसी किसी को सिर्फ दौरे के साथ प्रेजेंट किया, किसी को स्ट्रोक आ गया। तो जैसे हमने ऑटोइम्यून डिजीज के बताया, उसका प्रोटोटाइप हम लूपस को मान लेते हैं। ठीक है, सारे चीज़ हो सकते हैं। तो हमारी सिंपल ये होती है, कोई भी कंडीशन जो परसिस्ट कर रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो एक कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए, जो यूजली पेशेंट के डॉक्टर भेजेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फीवर हुआ तो सबको पहले भेज देंगे, नहीं। पहले आप जनरल फिजिशियन को दिखाएं। मेजॉरिटी फीवर बिनाइन होती है, दीज आर वेरी रेयर कंडीशंस। तो ये नहीं कि देखा तुरंत फीवर आ रहा है, फीवर नहीं उतर रहा है, नहीं उतर रहा है, डेफिनेटली भेज दिए विद द कंसल्ट ऑफ योर फिजिशियन। जॉइंट्स पेन को अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस, सब अर्थराइटिस एक तरह का नहीं होता है, ठीक है। और ये अर्थराइटिस 2 साल के बच्चों को भी हो सकता है और 90 साल के बूढ़ों को भी हो सकता है। तो एज इज नॉट ए बार, ठीक है। तो उम्र के साथ जो अर्थराइटिस होती है उसको हम डीजनरेटिव अर्थराइटिस बोलते हैं। जो इन्फ्लामेशन के कारण अर्थराइटिस होती है वो बहुत तरह की होती है। जैसे पूछा गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये एक इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है। इसमें क्या होता है, हाथ के जॉइंट्स, पाँव के जॉइंट्स में सूजन आती है और स्टिफनेस रहता है। पेशेंट जब सुबह उठता है जॉइंट्स काफ़ी स्टिफ रहता है, उसको वर्क करने में 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद आराम होता है। हाथ छोटे छोटे जॉइंट्स रूमेटॉइड में, जैसा हमने बोला बहुत तरह की अर्थराइटिस है, तो डिपेंड करता है किस तरह की है, वो पैटर्न देख के बनाते हैं। उसमें क्या है, सिस्टमिक फीचर्स, रूमेटॉइड भी ऑटोइम्यून डिजीज है, तो सिस्टमिक फीचर्स लाइक किसी किसी को हल्का हल्का फीवर रहेगा, किसी को तेज फीवर भी हो सकता है, किसी को मुंह में छाले भी आने लगते हैं, आई की इन्वॉल्वमेंट भी आने लगती है, ये सब आने। लेकिन पैटर्न जो होता है उसमें हाथ और पाँव को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, लेकिन आपके घुटने को, एल्बो को, शोल्डर, कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट आ सकता है। सो इज ए टाइप ऑफ पॉलीआर्थराइटिस। ओल्ड एज के साथ जो होता है वो प्रिडोमिनेंटली वेट बेरिंग जॉइंट्स पर देखते हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो डिजनरेटिव हुआ। ऑस्टियोआर्थराइटिस वो नी को इन्वॉल्व, बैक को इन्वॉल्व, घुटने एंकल को इन्वॉल्वमेंट करेगी। उसमें सूजन बहुत अनयूजुअल होता है,
ठीक है, इन्फ्लामेशंस उसमें नहीं आएगा। तो इसको डायग्नोस के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर करते हैं, सीसीपी एंटीबॉडीज करते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स वगैरह सब देखते हैं। एक्सरे हाथ पाँव का करके देखना होता है कि डैमेज है या नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हमने रूमेटॉइड पकड़ लिया तो बिफोर डिफॉर्मिटी उस पेशेंट का होल लाइफ नॉर्मल हैंड रहेगा, जॉइंट डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन है। पहले के टाइम में एक मिथ हुआ करता था कि भाई गठिया हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, दर्द की दवा एक्सरसाइज करो, वो अब बात नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि अर्थराइटिस परसिस्ट कर रही है, सुबह में स्टिफनेस लग रही है, बुखार वगैरह है, स्किन रैश और एनी सिस्टमिक फीचर्स आ रहे हैं, एक बार रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखानी है। नो प्रॉब्लम ये है, 2 मिनट और, क्योंकि आपके पास रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप बोलेंगे इसकी कितनी कॉमन है ये ऑटोइम्यून डिजीज। रूमेटॉइड की प्रिवलेंस हम नॉर्मल पॉपुलेशन में 0.5 to 1% बोलते हैं। आप इंडिया की पॉपुलेशन देख लीजिए एंड कैलकुलेट कि कितनी होगी, तो कौन देखेगा। यदि आप बोलेंगे मैं सब देख लूँ, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मेडिकल कॉलेज में हम अवेयरनेस का भी करते हैं, वेदांता से। हम पटना मेडिकल कॉलेज में भी लेक्चर देते हैं, आईजीएमएस में भी, एम्स में भी, जस्ट टू फिजिशियन अवेयरनेस। अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज हम डॉक्टर लोग के साथ भी, फिजिशियन के साथ भी टाइम टू टाइम सीएमई और ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सिर्फ पटना के लिए नहीं, ऑल ओवर द कंट्री हम इसको करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर से मैं बोल रहा हूँ, रूमेटोलॉजिस्ट कम है तो कौन देखेगा? जॉइंट्स पेन रहेगा, ऑर्थोपेडिशियन। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है कि सबको हम देख सकें। ठीक है, इतने इम्यूनोलॉजिस्ट नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल सिर्फ एक अर्थराइटिस के दिया और आपको बोला कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी पॉपुलेशन में इंडिया में होगी। आप लोग लकी हैं कि मेट्रो में रहते हैं पटना में, जहाँ ये फैसिलिटीज़ है। पटना से आप 20 किलोमीटर दूर में चले जाए, फिर वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोपेडिशियन वो देखते रहते हैं, उनको पूरी तरह कंसेप्ट नहीं होती ऑटोइम्यून डिजीज कैसे ट्रीट करनी है। तो आप लोग के माध्यम से पेरिफेरी में भी ये मैसेज आप लोग को देना चाहिए कि कोई अर्थराइटिस परसिस्ट कर रहा है, कुछ नहीं, आपको दिक्कत लग रही है सूजन, तो एक बार इम्यूनोलॉजिस्ट को दिखा लें। आगे का फॉलोअप हम उनके लोकल डॉक्टर पर छोड़ देते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम यहाँ पर आप हैं, क्योंकि इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। पहले यहाँ के तमाम पेशेंट हमारे को दिल्ली में, पहले मैं एम्स में हुआ करता था, वहाँ पर गुड़गांव में। वेदांता खोलने का ही पर्पस यही है, वो जो फर्स्ट क्लास सर्विस है वो सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है।